अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण कबीर के चेहरे पर पड़ती है, तो उसकी नींद खुल जाती है। वो लेटे ही एक जोर की अंगड़ाई लेता है और उठकर बैठ जाता है। फिर वो अपने इधर उधर देखने लगता है, तो वो पाता है कि वो तो रात को बालकनी में ही सो गया था। कबीर बोला, शिट यार, मैं रात को यहाँ बालकनी में ही सो गया था। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में अंदर आता है। वो देखता है कि बेड पर रिद्धिमा आराम से सो रही होती है। वो उसे ऐसे देखकर अपने मन में बोला, रात को मेरी नींद खराब कर दी और खुद यहाँ मजे से सो रही है। रिद्धिमा ने खुद को पूरी तरह से चादर में लपेटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके पैर और उसका सिर दोनों चादर में से बाहर निकले हुए थे और आधी से ज्यादा चादर बेड के नीचे पड़ी थी। कबीर ये देखते हुए अपने मन में बोला, रात तो खुद को बच्चा कहने पर इतना चिढ़ गई थी, लेकिन खुद की हरकतें तो देखती नहीं है। ऐसे कौन सोता है? सारी चादर तो बेड के नीचे पड़ी है और ना ही खुद को ढंग से ढक रखा है। यह कहकर वो बेड के पास आता है और चादर को उठाकर बेड पर रख देता है और साथ ही उसको अच्छी तरह से ढक देता है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है, तो वह एक बार फिर रिद्धिमा को अच्छे से ढककर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वो दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी दादी माँ होती है। कबीर अपनी दादी माँ के पैर छूकर बोला, गुड मॉर्निंग दादी माँ। दादी माँ उसका माथा चूम कर बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। बेटा, वो रिद्धिमा उठ गई है क्या? कबीर बोला, नहीं दादी माँ, अभी तो वह सो रही है। क्या हुआ? है क्या हुआ? कुछ काम था आपको? उठा दूं उसे? तो दादी माँ बोली, अरे नहीं बेटा, कोई काम नहीं है मुझे और उसे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सोने दो उसे। वो तो बस उसके घर से उसका सारा सामान आया था और साथ में उसका फोन भी आया है। वो अपने बराबर में खड़े हुए नौकर की तरफ इशारा करती है, जो रिद्धिमा के कपड़ों का बैग और उसका हैंडबैग लिए खड़ा था, जिसमें उसका फोन भी था। कबीर ने एक बार फिर अंदर की तरफ देखा तो रिद्धिमा के पैर फिर उसकी चादर से बाहर थे। यह देखकर उसने नौकर से कहा, ऐसा करो, ये सारा सामान यहीं रख दो, मैं खुद अंदर रख लूंगा। नौकर वो सामान वहां रख कर वहां से चला जाता है। तो दादी माँ ने कहा, कबीर बेटा जाओ, जाकर नहाकर तैयार हो जाओ और रिद्धिमा को भी बोल देना कि जल्दी ही नीचे आ जाए। आज उसकी पहली रसोई की रस्म है और साथ ही उसे पग फेरे के लिए अपने घर भी जाना है। कबीर बोले, दादी माँ, हम जल्दी तैयार होकर नीचे आते हैं। यह कहकर दादी माँ भी वहां से चली जाती है। तो कबीर रिद्धिमा का सारा सामान अंदर रखकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है और वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही बाथरूम से नहा धोकर आता है तो देखता है कि रिद्धिमा उठ चुकी थी। फिर वो तैयार होने चेंजिंग रूम में चला जाता है। जब वह तैयार होकर चेंजिंग रूम से वापस आता है तो देखता है कि रिद्धिमा बड़े ही डेस्परेटली अपने फोन में लगी हुई है। वह बार बार लगातार किसी को फोन करने की कोशिश कर रही है और शायद जिसको वो फोन कर रही है वो फोन नहीं उठा रहा है। रिद्धिमा के एक्सप्रेशन को देखकर कोई भी आसानी से ये बता सकता था कि जिसे वो फोन करने की कोशिश कर रही है वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। कबीर रिद्धिमा को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर उसके पास जाता है। कबीर ने कहा, रिद्धिमा, मैं नीचे जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। दादी माँ तुम्हें नीचे बुला रही थी। उसके जाते ही रिद्धिमा दरवाजा बंद कर लेती है
और एक बार फिर अपने फोन से नंबर डायल करने लगती है। वो खुद से ही बोलती है, प्लीज मेरा फोन उठाओ ईशान, प्लीज एक बार मेरा फोन तो उठा लो, एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। ये कहकर वह फिर एक बार फोन मिलाती है और इस बार बेल जाने के बाद फोन उठ जाता है। लेकिन इससे पहले ही वह कुछ बोलती, फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, तो तुम्हें मेरी याद आ ही गई मिसेज रिद्धिमा कबीर कपूर, तुम्हें टाइम मिल ही गया मुझे फोन करने का। रिद्धिमा बोली, प्लीज ईशान ऐसी बात मत करो और मुझे अपनी बात कहने का और समझाने का एक मौका तो दो। क्या कहना चाहती हो, क्या समझाना चाहती हो, ये बताना चाहती हो कि तुम्हारे पति के साथ फर्स्ट नाइट कैसी रही। ये सुनकर रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रुंधे हुए गले से बोली, ईशान तुम यह कैसी बातें कर रहे हो। ईशान गुस्से से बोला, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना अपनी वेडिंग नाइट पर, उसके साथ सुहागरात मनाकर बहुत खुश होगी ना तुम। और वैसे शहर के इतने बड़े रईस खानदान के सबसे स्मार्ट और हॉट लड़के के साथ तो इस शहर की हर लड़की रहना चाहती है, अगर तुम भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो उसमें बुरा क्या है। रिद्धिमा बोली, प्लीज ऐसा मत कहो ईशान, मुझे अपनी बात को कहने तो दो। ईशान चिल्लाते हुए बोला, अभी कुछ कहने को बाकी रह गया है क्या, तुम्हारे मेरे बीच अब भी कुछ बाकी है मिसेज कपूर। सच तो ये है कि पिछले 1 साल से हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ एक टाइम पास था। सच कह रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही थी ना रिद्धिमा। रिद्धिमा रोते हुए बोली, आई लव यू ईशान, प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। मैं कैसे तुम्हें कि इन दिनों मेरी जिंदगी में क्या कुछ हो चुका है, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा उलझ चुकी है, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? और क्यों सुनूं? तुमने सुनी थी मेरी बात, जब मैं कह रहा था तुम यह शादी मत करो तब तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, और अब जब तुम ये शादी कर चुकी हो और अपने पति के साथ रात बिता भी चुकी हो तब क्या सुनो। रिद्धिमा गुस्से से उसकी बात बीच में ही काटकर बोली, शट अप ईशान, अपनी बकवास बंद करो और एक बात कान खोल कर सुनो, मैंने उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया, समझे। मैं पहले भी सिर्फ तुम्हारी थी और अभी भी सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे, लेकिन तुम्हें तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है ना। ईशान अपना गुस्सा ठंडा करते हुए बोला, आई एम सॉरी रिद्धिमा, तुम्हारी शादी की बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम एक बार कॉलेज आ जाओ, फिर हम दोनों बैठकर आराम से बात करते हैं। क्या तुम मुझे आज शाम को मिल सकती हो? नहीं, हम आज तुमसे नहीं मिल पाएंगे। एक तो आज हमारी शादी का पहला दिन है और दूसरा कहीं मीडिया ने हम दोनों को एक साथ बाहर देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। हमारे साथ 2 परिवारों की इज्जत जुड़ी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनकी इज्जत का तमाशा बने। हम जैसे ही कॉलेज आते हैं वैसे ही तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे। तुम मुझसे प्यार नहीं करती रिद्धिमा? तो रिद्धिमा ने कहा, आई लव यू सो मच ईशान, कैसे तुम्हें समझाऊं। ईशान रूखे स्वर में बोला, बाय, और ईशान फोन काट देता है। रिद्धिमा रोते हुए बेड पर बैठ जाती है और अपने घुटनों में अपना सिर छुपाकर बोलती है, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर में वो उठती है और बाथरूम में चली जाती है। वो नहा कर आती है तो एक रेड कलर की साड़ी उठाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पहले ही कहा था कि शादी के अगले दिन उसे पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आना होगा, जिसमें वो उसे उसके पुराने रूप में नहीं देखना चाहती। वो बिल्कुल पूरी तरह से नई नवेली दुल्हन की तरह ही लगनी चाहिए। वो साड़ी को लेकर पहनने लगती है
साड़ी पहनकर वह बीच की मांग निकालकर अपने बालों को खुला छोड़ती है और फिर उस मांग में सिंदूर भर लेती है। हाथों में लाल रंग का चूड़ा, गले में मंगलसूत्र। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। हाथ में अपना फोन लेकर वो कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में सबके पास आती है। सबसे पहले वो दादाजी के पैर छूती है और फिर दादी जी के। दादी जी और दादाजी उसे आशीर्वाद देते हैं। रिद्धिमा की आवाज सुनकर कबीर अपना मुंह उठाकर उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। यह देखकर कुणाल उसके कंधे पर हल्का सा धक्का मारता है और बोलता है, भाई, सारी रात भाभी को देखकर आपका मन नहीं भरा, जो अभी भी ऐसे मुंह खोले घूर रहे हो। कबीर कुणाल की ये बात सुनकर उसे घूरने लगता है तो कुणाल बोला, सॉरी भाई, और आप मेरे बजाय भाभी को ही घूरो। ये कहकर कुणाल भी चुपचाप अपना नाश्ता करने लग जाता है। कशिश बोली, वाह भाभी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू कशिश। दादी माँ बोली, बस करो, नजर मत लगाओ मेरी बहू को। रिद्धिमा, तुम ऐसा करो, पहले जाकर मंदिर में दिया जला दो, फिर आज आपकी पहली रसोई है। अगर आपको कुछ बनाना आता है तो आप कुछ मीठा बना लेना, और अगर नहीं आता है तो मीना बना देगी, बस आप उसमें उसकी हेल्प कर देना। जी दादी माँ, हमें खाने में बहुत कुछ तो बनाना नहीं आता, लेकिन हलवा बनाना आता है। अरे वाह, तो ठीक है, तुम सूजी का हलवा बनाना, क्योंकि कबीर को भी सूजी का हलवा बहुत पसंद है। यह सुनकर रिद्धिमा कबीर को देखने लगती है और अपने मन में बोली, मेरा बस चले तो मैं इस हलवे में उसे जहर मिलाकर खिला दूं। रिद्धिमा पहले मंदिर की तरफ जाती है और वहां दिया जलाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि भगवान सब कुछ जल्दी से पहले की तरह कर दो। फिर वह मीना के साथ किचन की तरफ बढ़ जाती है। किचन में जाकर वह मीना से हलवे का सारा सामान निकालने के लिए मीना उसे सारा सामान निकाल कर दे देती है और वह हलवा बनाने में जुट जाती है। तभी किचन में कुणाल और कशिश भी अंदर आते हैं। कुणाल ने कहा, भाभी, आपको कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए। वैसे भाई तो बहुत खड़ूस है, वह तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। तभी कशिश ने कहा, भाभी, हेल्प तो मैं भी आपकी कर सकती हूँ, लेकिन वह क्या है ना कि मैं सिर्फ हलवा खाने में हेल्प कर सकती हूँ, बनाने में नहीं। इसलिए मैं तो यहाँ किचन की स्लैब पर बैठकर आराम से आपको हलवा बनाते हुए देखूंगी। तो रिद्धिमा ने कहा, वैसे कुणाल, तुम्हें मुझे भाभी बोलते हुए कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैं तो उम्र में तुमसे भी छोटी हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे भाभी बोल रहे हो, तो और क्या बोलूं? अब मैं कशिश की तरह आपको छोटी तो नहीं बोल सकता। आप मेरे बड़े भाई की पत्नी हो, यानी कि मेरी भाभी। इस नाते आप मुझसे बड़ी हुई, और बड़ी भाभी माँ के समान होती है, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जाता। फिर उसके बराबर में खड़ा होकर अपनी और उसकी हाइट नापते हुए कहा, और अब मैं बड़ा हूँ, और अगर आप इतनी छोटी है तो इसमें मैं क्या करूँ? रिद्धिमा बोली, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हो। और हाँ, मैं कोई छोटी नहीं हूँ, वो तो तुम दोनों भाई ही जिराफ की तरह लंबे हो। यह सुनकर कुणाल और कशिश हंसने लगते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या मेरा मजाक बनाने आए थे? तुमने कहा था तुम यहाँ मेरी मदद करने के लिए आए हो, लेकिन अब तो तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कुणाल बोला, मैं तो आपकी मदद करने ही आया था, लेकिन आपने ही बातों में उलझा लिया। ओके, अब छोड़ो इन बातों को और बताओ आपकी क्या हेल्प करनी है। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो करनी है। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, सो प्लीज थैंक यू एंड गेट आउट।
ओके चलो, आपको मेरी हेल्प नहीं लेनी तो मत लो, लेकिन मेरी हेल्प तो कर दो। ऐसा करो, आप मुझे कि हलवा बनाना सिखा दो, ताकि मैं भी लड़कियों को हलवा बनाकर खिलाऊं और उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। यह सुनकर रिद्धिमा उसे घूरने लगती है। तब तक हलवा भी बनकर रेडी हो जाता है। वैसे भाभी, अगर आपकी कोई छोटी बहन या फ्रेंड हो तो मुझे जरूर उससे मिलवाना, मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। रिद्धिमा हंसते हुए बोली, तुम पागल हो क्या कुणाल? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं भाई की तरह खड़ूस भी नहीं हूँ। अपनी लाइफ को पूरे मजे में जीता हूँ, उनकी तरह नहीं हूँ जो हर वक्त काम में ही लगा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, कबीर तो सच में खड़ूस है। वैसे एक बात पूछूं कुणाल, क्या तुम सच में कबीर के सगे भाई हो? हाँ भाभी, मैं उनका सगा भाई ही हूँ, लेकिन बस उनकी तरह खड़ूस और एरोगेंट नहीं हूँ। और हाँ भाई, खड़ूस जरूर है, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। और वैसे भी आप उनके बारे में अभी कुछ नहीं जानती है, इसलिए शायद आपको वो गलत लग रहे हो। लेकिन जिस दिन आप उनके बारे में सब कुछ जान जाएंगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरा भाई कितना अच्छा इंसान है। तभी कशिश बोली, अब आप दोनों अपनी बातें करते ही रहोगे या सबको हलवा भी दोगे? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा तो खुशबू से ही खाने को मन कर रहा है। ये देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। रिद्धिमा हलवे को सबके लिए बाउल में डालती है और सबको सर्व करने के लिए बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ चल देती है। वह सबको हलवा सर्व करती है। सब हलवा खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सबको हलवा बहुत पसंद आता है। दादी माँ बोली, रिद्धिमा बेटा, बहुत अच्छा हलवा बनाया है आपने, यह लो आपका इनाम। वो उसे एक नेकलेस देती है। नहीं दादी माँ, यह मैं नहीं ले सकती, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ज्वेलरी है। अरे बेटा, ये तो आपका नेक है, यह तो आपको लेना ही पड़ेगा, और अभी तो मैंने ही दिया है, बाकी सब भी देंगे, तो चुपचाप रख लो, यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर दादाजी, कुणाल और कशिश तभी उसे एक एक करके गिफ्ट देते हैं। बस कबीर उसे कुछ नहीं देता और ना ही कुछ बोलता है।